हमारे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेश रोड हैं, इनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ मंथन चल रहा है। क्या कहेंगे सुरेश जी? जी रणदीप जी, देखिए सबसे पहले इंडिया गठबंधन ने श्री सुशील गुप्ता जी को कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र से उम्मीदवार बनाकर हमारे बीच में भेजा और अभी 9 जो लोकसभा की सीटें हैं वो अभी जल्दी ही आपके सामने आएंगी। हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 1-2 दिन में होने जा रही है और हम उम्मीद रखते हैं कि इस बार हरियाणा को भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एजेंडे में रखा जाएगा और आपके सामने बहुत ही योग्य उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में दिखाई देंगे। जातीय समीकरण की अगर बात करें कांग्रेस पार्टी में खास तौर से जी, तो पिछले दिनों आपने एक कार्यक्रम आयोजित करवाया था जिसमें प्रदेश जो प्रभारी हैं बावरिया जी वो भी आए थे। उसमें क्या कहेंगे, अगर रोड समाज को कहीं से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि करनाल में खास तौर से इस बात को लेकर के चर्चा है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी बिरादरियों का सम्मान करती आई है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी से परे हटके मैं उम्मीद रखता हूं कि रोड समाज को जरूर मान सम्मान इस बार लोकसभा चुनाव में भी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देगी। और जो बात हमने आपने अभी जिक्र किया, 30 अक्टूबर का दिन था, यहीं ब्रह्म सरोवर के इसी पावन तट पर हमारी रोड धर्मशाला में प्रभारी महोदय पधारे थे और उन्होंने हमारी मांग जो थी रोड समाज के, जो कांग्रेस पार्टी में पिछले चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में अनदेखी हुई थी कि समाज को एक भी विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया, ना ही लोकसभा का दिया गया था, वो हमारी बात से सहमत हुए थे और उन्होंने हमारे को आश्वासन भी दिया था समाज को कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी रोड समाज की अनदेखी नहीं करेगी और मेरिट पे टिकट दिए जाएंगे, कोई कोटा प्रथा नहीं चलेगी। ये बात मैं प्रवक्ता के तौर पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एक तो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मैदान में उतारेगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा कि 10 में से 6 लोग आप कांग्रेस पार्टी से उधार लेकर चुनाव में भेज रहे हैं और की बात कर रहे हैं। वो भी इस संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाला श्री नरेंद्र मोदी 10 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद भी कांग्रेस पार्टी से 10 में से 6 उम्मीदवार उधार ले रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी आज भी फल फूल रही है और हमारे उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी में हाशिए पे थे, जिनको पार्टी ने 2014 से लेकर 24 तक 10 साल बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी, वो लोग नरेंद्र मोदी के लिए, वो उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए लोकप्रिय नजर आए, जिताऊ नजर आए। जो हमारे यहाँ थके हुए उम्मीदवार थे, जैसे प्रभारी महोदय ने भी कहा था, हमारे दूसरे बड़े नेताओं ने भी कहा, वो इनके लिए लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। इससे आप ये स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज कहाँ लोकप्रियता के पैमाने पर कहाँ खड़ी हुई है और बीजेपी हमारे से कितनी नीचे है। हम 10 की 10 सीटें लोकसभा में जीतकर रिकॉर्ड कायम करेंगे। क्या मानते हैं, बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, इस करके ये लोग वहाँ से इम्पोर्ट किए गए? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जो है वो आकर्षण खो चुका है और श्री मनोहर लाल खट्टर जी को उनके पद से 9.5 साल के बाद हटाकर, जनता को लेखा जोखा देने की बजाय पद से हटाकर नरेंद्र मोदी जी ने बात साबित की कि ना तो उनका चेहरा काम कर रहा है, आकर्षित नहीं रहा, और ना ही मनोहर लाल खट्टर का चेहरा कोई आकर्षण रखता है। उन्होंने ओबीसी वोट बैंक को साधने का असफल प्रयास करके श्री नायब सिंह सैनी को खट्टर साहब की जगह मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया। अगर कोई राजनीतिक बदलाव होता तो रणदीप जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं, तो अनिल विज जी मुख्यमंत्री बनते, ओम प्रकाश धनखड़ जी बनते, कैप्टन अभिमन्यु जी बनते, या पंडित राम विलास शर्मा जी बनते, जो वर्षों से मुख्यमंत्री बनने की बाट देख रहे थे। ये मनोहर लाल खट्टर जी के चहेते व्यक्ति को बनाया गया, तो ये मतदाताओं से एक गुमराह करने का षड्यंत्र ही नजर आता है। तो बीजेपी में जो बदलाव हुआ कोई काम नहीं आएगा? नहीं, कोई काम नहीं आएगा। ये लोग, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ चाहे अशोक तंवर जी हों या नवीन जिंदल जी हों या अरविंद शर्मा जी हों, तो ये लोग पहले से ही हमारे से दूर थे और कोई इनको महत्व नहीं मिला था। बेशक जिंदल साहब अभी तक रिजाइन, अभी कांग्रेस अभी छोड़ी उन्होंने, लेकिन 14 से लेकर 24 तक इस बीच में संघर्ष के चलते राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में भी वो कहीं भी नजर नहीं आई।
तो वो तो एक ऐसी यात्रा थी जिसमें सामाजिक संस्थाओं के लोग भी सामने आए, क्योंकि वो देश को जोड़ने के लिए राहुल जी निकले। जो व्यक्ति राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में भी आसपास नहीं फटके तो उनको आप कांग्रेसी कैसे कहेंगे? हमारे लिए तो वो यूजलेस थे, और आज बीजेपी में गए हैं, उनके लिए वो जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं। तो इसी से अंतर स्पष्ट होता है। आने वाले चुनाव में करनाल की भी हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जी वहाँ से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, श्री नायब सिंह सैनी जी, वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और मुख्यमंत्री भी और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब वहाँ से लोकसभा लड़ने जा रहे हैं, तो दोनों के दोनों चुनाव हारेंगे करनाल में, क्योंकि करनाल में मुख्यमंत्री जी ने 9.5 साल में एक बाईपास तक नहीं निकाल पाए। आप करनाल से जब घरौंडा की तरफ चलते हैं या पानीपत की तरफ चलते हैं, आपको पूरा शहर क्रॉस करना पड़ता है जब आप कैथल से आते हो। आप आरोप लगाते थे क्षेत्रवाद का चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा पे, उन्होंने रोहतक में ज़्यादा काम किए। मैं पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र और अपने दूसरा जो एरिया है रोहतक साइड का, वहीं नहीं किए। उन्होंने तो कुरुक्षेत्र में भी NID बनाई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने कभी भी करनाल या कुरुक्षेत्र में आके चुनाव नहीं लड़ा, जैसे मनोहर लाल खट्टर रोहतक से चल के करनाल में चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो हमारे उत्तरी हरियाणा के लोगों के राजनीतिक हकों पर भी डाका डाल रहे हैं। आप रोहतक के निदाना से आकर करनाल में विधायक का चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और आरोप हमारे पे लगाते हैं कि एक क्षेत्रवाद करते हैं। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। जो लोग जो ये बात कहेंगे उसका उल्ट करते हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में बदलाव किया है, इनका कहना है कि वो खासा उसमें कोई फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी राजनीतिक समीकरण समुदाय के हिसाब से कहीं ना कहीं साधने का काम ज़रूर करेगी। आप हमारी रिपोर्ट पर कमेंट्स करें, इसे शेयर ज़रूर करें।